नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में उठे सियासी बवंडर की। राजस्थान में उठे सियासी बवंडर में कांग्रेस ने एक युवा नेता को नाराज कर दिया। जिस सचिन पायलट ने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता दिलाने में भागीदारी निभाई, वो सचिन पायलट अब कांग्रेस के लिए बेगाने हो गए। आखिरकार गहलोत ने सचिन पायलट के प्लेन को उड़ने से पहले क्रैश कर दिया। पार्टी नेतृत्व गहलोत के आगे राजस्थान के युवा नेता को पार्टी ने निकाल दिया और ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी अब पायलट अब ना तो उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही कोई मंत्री प्रदेश अध्यक्ष पद से भी कई निकाले गए हैं। और ऐसे में अब सवाल है कि क्या कांग्रेस में उठे सियासी बवंडर में अशोक गहलोत सरकार कहीं उड़ तो नहीं जाएगी? क्या पायलट गहलोत पर करेंगे पलटवार? पायलट अपने अपमान का बदला लेंगे? क्या सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस को राजस्थान में काफी नुकसान होगा? क्या पायलट बीजेपी का दामन थामेंगे? सवाल है कि जो भी कांग्रेस नेता गांधी परिवार के फरमान को नहीं मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। क्या राहुल और प्रियंका के लिए कांग्रेस के युवा नेता कांटे बन चुके हैं? इन तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट की छुट्टी हो गई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत पूर्ण बहुमत से चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश की। विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया और सचिन पायलट बीजेपी के जाल में उलझकर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। राजस्थान की सरकार के मुखिया, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अपनी योजना में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आज प्रदेश को और आप सब मीडिया के मित्रों को उनको इसके लिए बधाई देना चाहिए। ये सब कुछ जो राजस्थान में कभी नहीं होता था वो सब देखने को मिला। उसके बाद में जनता इस बात को समझ चुकी थी कि ये फिल्म असफल होने वाली है। उस फिल्म को सफल बनाने के लिए एक षड्यंत्र फिर किया गया। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही हेम सिंह शेखावत को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ गणेश गोगरा को यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहें, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा, मैं समझ सकती हूँ। कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच कल दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा। आज भी हालात कमोबेश वैसे ही रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को आने का न्योता दिया गया, लेकिन बगावती रुख अपनाए पायलट और उनके समर्थक विधायक मीटिंग में नहीं आए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंचे और उन्हें विधायक दल के बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं सचिन पायलट को मनाने के जब सभी दरवाजे बंद हो गए तो आखिरकार कांग्रेस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। वैसे सचिन पायलट कभी भी अपना स्टैंड से टस से मस नहीं हुए, जिसके कारण कांग्रेस तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं मना पाई। उधर विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा, सत्ता के नशे में चोर बीजेपी लोकतंत्र के मूल्यों को रौंद रही है और चुनी हुई सरकारों को धन बल के इस्तेमाल से गिराने की साजिश रच रही है। सचिन पायलट को मनाने की तमाम कोशिशें आखिरकार नाकाम साबित हुईं। 2 दिन चले अथक प्रयासों के बाद भी पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं माने तो आखिरकार कांग्रेस आलाकमान को सख्त फैसला लेना पड़ा। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ काम करने को किसी भी कीमत पर राजी नहीं थे। ये बात उन्होंने साफ साफ आलाकमान को बता दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अहमद पटेल, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल ने कई बार सचिन पायलट से बात की। उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन पायलट पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस हाईकमान भी सीएम गहलोत को हटाने के पक्ष में नहीं था, लिहाजा बात बिगड़ गई। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के लिए सीएम गहलोत ने सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बीजेपी पिछले 6 महीनों से उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रही थी, लेकिन उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। राजस्थान में कुल मिलाकर अराजकता की स्थिति है। ये गवर्नर साहब के पास जाएं, परेड कराएं, लेकिन ये बात सही है कि लोग नाराज हैं, निराश हैं और ये सरकार निश्चित रूप से जाएगी। उधर राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस ने सचिन पायलट का अपमान किया है। कांग्रेस के पास अब राजस्थान में बहुमत नहीं है। साजिश के तहत सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है, लेकिन अब अशोक गहलोत भी ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दिल्ली में बैठे हुए अशोक गहलोत जी को राहुल जी, प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बना दिया और बार बार सचिन पायलट को अपमानित करते रहे और अब सिर्फ दिखावे का बहाना कर रहे थे। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी। ये ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री से सचिन पायलट को हटाया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं, ये उनको बताना होगा। राजस्थान में कांग्रेस में मचे संग्राम पर बीजेपी ने तंज कसा। कहा, ये झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, बल्कि कोशिश इस बात की है कि राहुल गांधी और प्रियंका के सामने कोई ऐसा नेता आगे न बढ़ने पाए जो आगे चलकर उनके लिए चुनौती बने। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज हम लोकतंत्र में दरअसल बात करेंगे राजस्थान में हो रहे घटनाक्रम की। जिस तरह से सियासी घटनाक्रम राजस्थान में हो रहा है, आखिरकार गहलोत ने क्या सचिन पायलट के प्लेन को उड़ने से पहले ही क्रैश कर दिया है? पार्टी नेतृत्व गहलोत के आगे राजस्थान के युवा नेता को पार्टी से निकाल दिया है। तो पायलट अब ना तो उप मुख्यमंत्री रहे और ना ही कोई मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से भी पार्टी ने निकाल दिया। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में उठी सियासी बवंडर में गहलोत की सरकार कहीं उड़ तो नहीं जाएगी? क्या पायलट गहलोत पर करेंगे पलटवार? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। पंकज मीणा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भाजपा के। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और राजस्थान की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा नितिन जी आपसे है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत उथल पुथल मची हुई है फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या वाकई अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं पूरी तरह से? राजस्थान की कांग्रेस शासित सरकार पहले दिन से कामयाब है। हमारे पास पूरा बहुमत है। डीसी के दबाव में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से प्रयास कर रही है कि कैसे भी इस सरकार को टॉपल अप कर दिया जाए, कैसे भी इस सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। और ट्रेडिंग का सहारा लिया जा रहा है, मोटा पैसा जो इधर से उधर करने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उसमें असफल हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुंह की खाई है। ठीक है। पंकज मीणा जी, लगातार आप लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि पैसे की खरीद फरोख्त और पैसे के दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है।
नेहा में आज का हमारे जो दक्षिण राजस्थान से नई पार्टी उभरी है, वो बॉर्डर ट्राइबल पार्टी बीडीपी, उनके एक विधायक का वीडियो आज जारी हुआ है। उस वीडियो के अंदर वो विधायक महोदय बाकायदा फोटो से अपनी आवाज में साफ कह रहे हैं कि गहलोत की पुलिस ने उन्हें घेर रखा है, उनकी गाड़ी की चाबी तक छीन रखी है, ऑलमोस्ट उनको कैद सा कर रखा है। तो ये बताइए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये तो बीटीपी का विधायक गहलोत के ऊपर लगा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस का जो अंतरकलह है, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का आपस का जो विवाद है, उसका ठीकरा ही भारतीय जनता पार्टी के मत्थे फोड़ना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से इसमें कहीं भी रोल नहीं है। मैं आपको पिछले 2 साल के घटनाक्रम बताना चाहूंगा। जब पहली बार गहलोत सरकार ने मुख्य शपथ ली और शपथ लेने के साथ में सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उप मुख्यमंत्री व्यक्ति को अपने कमरे के लिए, ऑफिस के कमरे के लिए लड़ना पड़ा था। ये पहले दिन से चल रहा है, जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है, पहले दिन से दोनों नेताओं का अस्तित्व का टकराव चल रहा है और लगातार पिछले 19 महीने से ये घटनाक्रम एक के बाद एक होता जा रहा है। ये बड़े आसानी से कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे का लालच दे रही है। अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ, आप देखिए, उप मुख्यमंत्री को, पीसीसी के अध्यक्ष को ऐसे भी तो नोटिस जाता है कि भाई आपने सरकार गिराने की कोशिश की। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? भारतीय जनता पार्टी इस 19 महीने में पूरे पिक्चर में कहीं भी नहीं है, परंतु ये अपना जो अंतरकलह है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डोलना चाहते हैं। और ये अब पिछले 3 दिन के घटनाक्रम से पूरे राजस्थान की जनता को समझ में आ गया है। अब गहलोत जी अपनी नाक बचाने के लिए कितने भी झूठ बोले, पर राजस्थान की 7.5 करोड़ बात को अच्छे से समझ गई है कि कुल मिला के गहलोत जी किसी भी तरह से अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए नया लीडरशिप पूरी खत्म करना चाहते हैं। आज देखिए, इन्होंने जो बर्खास्तगी की है, सचिन पायलट जी को बर्खास्त किया, 40 साल का व्यक्ति। इन्होंने मुकेश भाकर को जो बर्खास्त किया है, वो 30 साल का व्यक्ति। इन्होंने रामनिवास गावड़िया को हटाया है, वो 30 साल का व्यक्ति। कुल मिला के नई लीडरशिप पूरी खत्म कर दी है, केवल इसलिए कि आगे आने वाले टाइम में वैभव गहलोत के लिए सारे रास्ते खुले रहे और कोई नया लीडर पैदा ही नहीं हो। नहीं, नितिन जी एक सवाल, एक सेकंड। सवाल ये कि सचिन पायलट परेशान, हताश होकर एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, सत्य परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। क्यों आखिर इसकी नौबत आई? आत्मसम्मान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, विधायकों का कहना है कि हमें सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस के लिए हमने अपनी जी जान से हमने मेहनत की। इससे पहले जब लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनावों की बात करें, किस तरह से सचिन पायलट ने जी जान से मेहनत की है, ये सभी के सामने है। क्या नहीं लगता कि उनके साथ छलावा हुआ था? और अगर सचिन पायलट वाकई पार्टी में दुखी है, परेशान है, तो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए था। नेहा जी, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आला कमान से लेके स्टेट लीडरशिप सभी आदरणीय सचिन पायलट जी के पूरे टच में रही, सबने सुना। पूरी कोशिश ये की गई कि अगर कोई मतभेद है, कोई मनभेद है, तो परिवार है, बैठ के उनको सुलझाने की कोशिश की जाए। सचिन पायलट जी हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व के नेता रहे हैं कि उनको पार्टी ने कहीं पे भी आगे बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी कभी भी। ये हम सबके सामने जग जाहिर है, छोटी उम्र के सांसद बनाने से लेके और जितना भी प्रमोशन है, जितना भी स्नेह आला कमान का रहा, वो हम सबके सामने, तो उसमें कोई दोहराए नहीं है। पर बात आप करेंगे मतभेद या मनभेद की, तो ये देखिए, पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही कि अगर आपको कोई परेशानी है, आप आइए, परिवार की तरह बैठिए, उसको निपटाया जा सकता है। पर ये जो गेम, जो ये रचना पूरी 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई थी, पंकज मीना जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो मैं आपकी नॉलेज में ये बात डाल दूं कि जो एसओजी की कार्रवाई में जो 2 लोगों पे कार्रवाई की गई है, जो संदिग्ध है और जिनके कॉल टेपिंग के आरोप में जो बातें हॉर्स ट्रेडिंग की सामने आई है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति है। दोनों भाजपा के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो इस बात में कहीं नहीं जा सकता। एसओजी का नोटिस जब डिप्टी सीएम को जा रहा है, तो सर उसके क्या मायने निकाले जाए? न सिर्फ डिप्टी सीएम को, बल्कि तमाम और विधायकों को भी। सवाल इस बात को लेकर निरंजन पोद्दार जी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, क्या अशोक गहलोत वाकई अब खुश होंगे कि बीच का एक कांटा था वो कहीं ना कहीं निकलने जा रहा है, रास्ता साफ? देखिए नेहा, जैसे आप ये कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअल में लड़ाई जो है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या सचिन पायलट जी या अशोक गहलोत जी की नहीं,
मैं इसको ये कहता हूँ कि ये वास्तविकता ये है कि ये जो लड़ाई है ये मेहनत और महत्वाकांक्षा के बीच में लड़ाई है। क्योंकि एक व्यक्ति जो मेहनत करता है वो अपना पारितोषिक चाहता है, अपना सम्मान चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा पाल के बैठा हुआ है वो अपनी साजिशें रचता है। देखिए, इसके अंदर एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे मैं नितिन अग्रवाल जी को सुन रहा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये सारा का सारा वो कहते हैं ना बुराई सारी पड़ोसी के साथ डाल रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, पिछले 6 महीने से अगर एक उप मुख्यमंत्री के फोन की टैपिंग होती हो, एक उप मुख्यमंत्री को अगर एसओजी अगर नोटिस भेजती हो पूछताछ के लिए, तो क्या वहां पे एक ऐसे व्यक्ति को जो कर्मशील व्यक्ति है, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर ठीक है पार्टी जीती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस रथ का जो सारथी था उसके साथ अगर ऐसा होगा तो क्या वो अस्वाभाविक नहीं होगा नेहा जी? अब मैं आपको जो आप बता रहे थे, अशोक गहलोत जी ने सरकार बचा ली, या ये जो अभी हमारी चर्चा चल रही थी, इसके ऊपर मैं आना चाहूंगा। देखिए, मैं आपसे कल भी बता रहा था कि हो सकता है एक बार तत्कालिक रूप से ये सरकार, अभी कांग्रेस की सरकार बच गई हो या बच जाएगी। हालांकि मुझे अभी भी इसके अंदर ये लग रहा है कि अभी बहुत घटनाक्रम भी बाकी है, क्योंकि अभी सचिन पायलट जी ने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं और जिस तरीके से वो चुप्पी साधे हुए हैं और वो डटे हुए हैं विरोध का झंडा बुलंद करके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास भी कुछ ना कुछ तो वो लेके बैठे होंगे। और निश्चित रूप से जैसे कल उन्होंने कहा कि भाई कल मैं जो है बोलूंगा, जो भी होगा मैं अपनी चुप्पी तोड़ूंगा, तो उसके बाद में अच्छा तीसरी बात इसके अंदर नेहा जी मैं ये बात कहता हूँ कि आज तक देखने में आया है कि जब भी ऐसी जहां पे भी क्राइसिस पैदा हुई है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने इमीडिएट सेम डे विधायकों की परेड राजभवन में करवाई है। मैं आपको इसके 10 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार अभी भी जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको कहिए कि होटलों के अंदर बंद किया हुआ है या होटलों के अंदर ठहराया हुआ है, और उनके ऊपर जैसे अभी वो एक जो ट्राइबल पार्टी के भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो विधायक हैं उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको आप भी दिखा रहे थे अभी, कि भाई वो कह रहे हैं कि मुझे बंधक बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कॉन्फिडेंट होते, ये इनको अगर आत्मविश्वास होता है इस बात का कि हम लोग अब फ्लोर पे मैंडेट साबित करने की स्थिति में है, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। तो मेरा ऐसा मानना है नेहा जी, लेकिन 1% मान लीजिए, मैं नितिन जी की बात को मान लेता हूं कि भाई इन्होंने अभी सरकार बचा ली, तो सरकार अगर लगभग संख्या जैसे मान लीजिए 101 की संख्या वहां पे कंपल्सरी है, और अगर इनके पास 101 या 102 या 103 नंबर है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरकार ज्यादा लंबी चल पाएगी? अगर चलेगी तो ये चलेगी या जीतेगी, इस चीज को भी तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो 101 या 102 है वो भी पार्टी के नहीं है, सारे के सारे कांग्रेस की विधायक नहीं है, उसके अंदर अलायंस भी है, उसके अंदर छोटी छोटी पार्टियों के विधायक भी हैं, साथ में निर्दलीय विधायक भी हैं, जिनके ऊपर कोई भी दल बदल विधेयक लागू नहीं होता है। वो किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। ठीक है नितिन जी सवाल इस बात को लेकर है कि ये सिर्फ पहले सचिन पायलट ही नहीं है, इससे पहले भी गहलोत की सियासी जंतर के सामने कई नेता छूमंतर हो चुके हैं। क्यों? आखिर हरिदेव जोशी की बात करें, परसराम मदेरणा की बात करें, नटवर सिंह की बात करें, शिवचरण माथुर की बात करें, सीपी जोशी की बात करें, तमाम वो नेता हैं जो कांग्रेस के बढ़िया नेता माने जाते थे, लेकिन अशोक गहलोत के सामने छूमंतर। सभी नेता बड़े माने जाते थे और आज भी बड़े माने जाते हैं, और कांग्रेस का संगठन हमेशा एकजुट रहा है। सीपी जोशी साहब आज आपके सामने जीवित है, आप उनको देखेंगे, आज वो सरकार के और संगठन के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाजपा की साजिश है, जो हमेशा से बदनाम किया जाता है कि अशोक गहलोत जी का सियासी का रिश्ता ऊंचा है, कि वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ नहीं है। ये तो संगठन सरकार सब आपके सामने है। सीपी जोशी जी सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके सामने है, सरकार के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि सर ये स्थिति क्यों आई, जब सरकार आपकी बढ़िया चल रही है, जब तमाम चीजें सही है, आपके पास बहुमत है, तो ये स्थिति क्यों जनता के साथ छलावा किया जा रहा है? सर आपने जनता के साथ छलावा कांग्रेस नहीं कर रही है ना। आपने 3 महीने पहले देखा था मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा किसने करा? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा शासन जो है कांग्रेस की सरकार दे रही थी।
पर वहां पे भी भाजपा ने पूरी कोशिश करी विधायकों को तोड़ने की। कोरोना की महामारी चल रही थी, लॉकडाउन इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां विधायक तोड़ के सरकार बनानी थी कोरोना के चलते। तो ये भाजपा का ट्रेंड बन गया। चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, गोवा हो, राजस्थान की सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिश करी है, उसी का पार्ट है। और हमारे कुछ जो साथी है जो उनके बहकावे में आए, तो हम उनसे पहले दिन से ये रिक्वेस्ट करते रहे, हमने हर कोशिश करी कि मान जाए, कोई फिर भी कोई मनभेद है उसके अलावा तो हम बैठ के सॉल्व कर सकते। कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, कांग्रेस अपने नेताओं को अपने पास रखने में कामयाब नहीं हो पाई। सर, नेतृत्व क्षमता की कमी नहीं लगती? कहां खामी, कहां कमी आप मानते हैं कि एक के बाद एक नेता आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, हाथ के साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों? इससे पहले हमने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा, जिनकी वजह से न सिर्फ मध्य प्रदेश में पूरी सरकार बदल गई बल्कि सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। अब राजस्थान में वही हालात है। क्यों कांग्रेस पर भरोसा उठता जा रहा है? कांग्रेस से भरोसा युवा नेताओं का उठता जा रहा है, क्यों? देखिए, कांग्रेस से भरोसा उठने की बात नहीं है, बात यह कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। पूरा सिस्टम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से केंद्र में सत्ता में आई है, तब से अपनी एजेंसियों के द्वारा और अपनी मनी और मसल पावर के द्वारा इतना प्रेशराइजिंग सिचुएशन में देश की राजनीति को डाल दिया है कि समीकरण बदलने की पूरी कवायद इन्होंने चला रखी है। इनका ट्रेंड चल गया, उसके तहत ये सब हरकतें हो रही है हर राज्य में। क्या ये आपको लगता नहीं कि ये परिपाटी कांग्रेस की ही दी हुई है? आज के टाइम से हो रहा है क्या सर? नहीं, ये कभी आज के टाइम से हो रहा है तो बताइए। नहीं, कांग्रेस की कभी ये परिपाटी नहीं रही नेहा जी। आप हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस कभी वेंडेटा पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करा। जिस तरीके से कल आपको ध्यान हो, शायद आपकी नॉलेज में हो, जयपुर में कल लगातार कल और आज इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई एकदम से एक्टिव हो गई। जितने भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री या जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनके करीबी लोग हैं, सबके छापेमारी की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो कांग्रेस की तो कभी ये परिपाटी नहीं रही। अगर ये परिपाटी रही होती तो आज ये जो इस सत्ता में बैठे, तो आज ये लोग यहाँ बैठने लायक नहीं होते। नितिन जी, अगर आपको ज्ञान हो या फिर आपको पता हो या फिर आपको मालूम हो, तो आपको भी पता होगा जब यूपीए की सरकार रही है तो किस तरह से सीबीआई के छापे पड़वाए जाते थे और किस तरह से 10 जनपद पर आकर जो नेता है बड़ी बड़ी पार्टियों के वो माथा टेकते थे। आपको पता होगा, ठीक है। उस विषय पर भी सर मैं आऊंगी, लेकिन सवाल इस बात का है पंकज जी कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां करेगी वो आप भी करेंगे क्या? क्यों इनकम टैक्स के छापे अभी इस वक्त पर? देखिए नेहा जी, पहली बात तो कांग्रेस का ये प्रश्न जो इस प्रकार से आज प्रश्न खड़ा करना है, ये बड़ा हास्यास्पद है। आप देखिए, इनकम टैक्स ने कोई आज मान लो किसी के ऊपर रेड मारी है, तो ऐसा नहीं है कि सुबह मुंह धोया और चले गए इनकम टैक्स वाले किसी के घर के ऊपर। उनके पास आपने देखा राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, राजनीतिक हलचल चल रही है, तो आपको कल ही का दिन मिला था कि आप 2 दिन पहले क्यों नहीं जागे, 2 दिन बाद में क्यों नहीं जागे? इसमें जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को समझ आती है ये बातें। तो ये हास्यास्पद बातें आप कर रहे हैं पंकज जी। अरे नितिन जी, आप समय पूरा ले चुके हैं। ऐसे बीच में उछल कूद करने से कोई आपकी बात ज्यादा अच्छी साबित नहीं होगी। आपको जब समय मिले पूरी बात बोलिएगा, बीच में इंटरफेयर करने से साबित नहीं होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी हो, ये महीनों तक इनपुट कलेक्ट करता है और इनपुट के आधार के ऊपर ही किसी के ऊपर रेड की कार्रवाई करता है। ऐसा नहीं है ये तो अगर आप इसको अगर ये कहते हैं कि इसमें आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या ईडी का सहारा ले रहे, आईजी का सहारा ले रहे, तो मुझे ये बताइए श्रीमान नितिन जी, आपने एसओजी का सहारा क्यों लिया? आप घटनाक्रम याद करिए, जब राज्यसभा के चुनाव थे, एसओजी ने आपको 3 बार महेश जोशी जी को बुलाया। जब एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, उससे पहले 3 बार महेश जोशी जी को बुलाया। ये पंकज जी, ये तो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, यूपीए की सरकार होती है, तब आप कहते हैं कि जी सीबीआई के छापे पड़वा दिए गए, इनकम टैक्स के छापे पड़वा दिए गए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी इन तमाम चीजों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। आज अगर आप सत्ता में हैं तो आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इनका तो विभाग का अपना काम है। ये तो सर ऐसा नहीं लगता कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कुल मिला के ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। अभी नितिन जी बड़े अच्छे से कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही, कांग्रेस ऐसा नहीं करती। अभी नितिन जी की उम्र देखो, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं है, इनको कांग्रेस का पुराना इतिहास भी याद नहीं है। परंतु मैं छोटे से घटनाक्रम बताऊंगा। 1970 का किस्सा है। मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बन गए, जबकि वह अल्पमत चिन्ह थे।
और आप ये देखिए अल्पमत में होने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद में जब विपक्ष ने विरोध किया तो बाकायदा जयपुर के जौहरी बाजार में गोलीकांड हुआ जिसमें कई लोग मर भी गए थे। अब आपको इतिहास याद नहीं है। सबके सामने परिस्थितियां है कि देश भर में आप हर राज्य में आपने लोकतांत्रिक प्रणाली की जो धज्जियां उड़ा रखी है वो पूरा देश देख रहा है। आप क्या उदाहरण देते फिर रहे कि अल्पमत में जो है शपथ ली। आप गोवा देखिए, मणिपुर देखिए, आपके सामने हाल है। आप लोग किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली की जो हत्या है गलत होते रहे। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस ये कह रही है नितिन जी कि हमने तो पार्टी में सम्मान दिया, पद दिया और डिप्टी सीएम तक बना दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिस शख्स ने मेहनत की हो। हाँ जी, अगर ये बातों को ओवरलैप करेंगे तो कोई डिबेट नहीं हो पाएगी। कृपया करके इनको कहें अपने समय में बोले। ठीक है, ठीक है, एक एक करके देखिए, अपनी बात रखिए। कम से कम अपने समय में बोले। इस विषय पर हम आएंगे सर कि सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जब कांग्रेस से एक एक करके नेता निकल रहे हैं तो आखिर कांग्रेस कितनी कमजोर होती जा रही है और जिस पार्टी में जा रहे हैं वो कितनी मजबूत होती जा रही है, इस पे भी हम तफसील से चर्चा करेंगे। सचिन पायलट को मनाने के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं तो आखिरकार कांग्रेस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। वैसे सचिन पायलट कभी भी अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अब सचिन पायलट का क्या भविष्य है। क्या किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं या फिर थर्ड फ्रंट बनाना चाह रहे हैं, यानी कि कोई और पार्टी अपनी बनाना चाह रहे हैं। इसमें हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, लेकिन एक सवाल मेरा नितिन जी से है। नितिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सचिन पायलट पीड़ित थे, परेशान थे और ये परेशानी उनकी कई बार उजागर हुई, न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार। ऐसे में अगर कांग्रेस को वो पीड़ित थे तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, अगर धोखेबाज थे तो नहीं लगता कि उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आपने अगर धोखेबाजी की है तो ठीक है, जाइए, अपना रास्ता आपका अलग है, फिर रोकने की कोशिश क्यों? मैं विस्तृत से आपकी जानकारी में ये बात ला दूं, वो अगर पीड़ित थे, उनके मन में जो भी मतभेद जो भी उनको परेशानी थी उसको लेकर स्टेट लीडरशिप से लेके आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारी एंटायर लीडरशिप प्रभारी सचिव जो हमारे महासचिव है, सबने उनसे बात करी, रेगुलर टच में रहे, बैठ के सुलझाने की कोशिश करी है कि आप बैठे, जो भी मतभेद है उनको क्लियर करेंगे। पर न जाने सचिन पायलट जी के मन में क्या रहा कि वो कन्विंस नहीं हो पाए, तो कहीं पर आला कमान ने कहीं कसर नहीं छोड़ी कि कहीं से भी उनको लेट गो किया जाए। या न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ, ऐसे उनके साथ नहीं होना चाहिए था। एक युवा वर्ग अलग निकल के सामने आ रहा है, एक बुजुर्ग वर्ग अलग है। युवा वर्ग सचिन पायलट के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, सोनिया गांधी से खुद उन्होंने बातचीत की है इस मसले पर, तो क्या नहीं लगता कि अब कांग्रेस में युवा वर्सेस बुजुर्ग हो गया है? देखिए, वो हमारे बहुत स्ट्रांग लीडर है सचिन पायलट जी, थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। पर आप बात समझिए, पार्टी ने कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने पूरी कोशिश करी कि आपके मन में जो भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, बैठ के हर चीज का हल निकाला जा सकता है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेशर पॉलिटिक्स रहा, सभी एमएलए को वहाँ बैठा रखा है, जिस रिजॉर्ट में बैठा रखा है वो एंटायर बीजेपी की हिस्ट्री ऑफ रिजॉर्ट की। तो ये जिस तरीके से माइंड डाइवर्ट करने की जो पॉलिसी लगाई जा रही है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और जो नहीं, ये डिप्टी सीएम के पद से हटा देना, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देना, क्या मान ले कि अब सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस लामबंद हो गई है या आने वाले वक्त में हो सकता है कि कांग्रेस से भी निकाल दिया जाए सचिन पायलट को? क्या मान ले इस बात को? यहाँ कोई कांग्रेस में बदले की राजनीति नहीं चल रही है। जितने भी साथी हमसे अलग होकर दिल्ली गुड़गांव गए हुए हैं, उनको पिछले कई दिनों से, 3 दिनों से लगातार बुलाने की कोशिश की जा रही है, कॉल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मीडिया के सामने भी कई बार अपील की गई है, आला कमान में भी अपील की गई है कि आप बैठ के सुलझाइए, ठीक है। तो उसके चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है जिसके तहत ये निर्णय लिया गया। पर सदस्य किसी की नहीं रद्द की गई है, किसी को पार्टी की सदस्य से बर्खास्त नहीं किया गया। रामलीला जी की बात कर रहे थे पंकज मीना जी, ठीक है, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। नेहा जी, नितिन जी अभी कह रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता सब संपर्क में थे, राहुल जी संपर्क में थी, प्रियंका जी संपर्क में थी। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये सब संपर्क में थे तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी ने आज के 5 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसके अंदर कहा था कि क्या घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे, उसके बाद में हम जागेंगे। तो क्या उनको नहीं पता था कि हम नहीं,
मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 5 दिन पुराने ट्वीट की बात तो कर रहे हैं। घटना पिछले 2 दिन में लगातार स्टेट लीडरशिप और एंटायर हाई कमांड टच में रहे, लगातार पायलट साहब से बात करता रहे, दिक्कत सुलझाने की पूरी कोशिश करी है, पर किसी कारण वो नहीं कन्विंस हो पाए। बीजेपी का जो एक एंटायर सिस्टम उन पे हावी हो चुका है और जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग और जो सारी चीजें सामने उसके चलते नहीं कन्विंस हो पाए। अब क्या कर सकते हैं उसमें। अपील आप देखेंगे लगातार 2 दिन से हमारे स्टेट प्रभारी है, हमारे मीडिया चेयरपर्सन है, लगातार मीडिया के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं। परिवार है, आइए बैठ के सुलझाइए, आपकी हर बात सुनी जाएगी। सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के द्वार आपके लिए खुले हैं, हमेशा खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। पंकज जी, अगर ठीक है पंकज जी, अगर सचिन पायलट अपने तमाम विधायकों के साथ बीजेपी में आते हैं तो बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया जाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे काम करने वाले अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत है, बड़ी स्पष्ट की बात है। परंतु यहाँ जब जिस प्रकार से नितिन जी बार बार बातों को घुमा रहे हैं और एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम। जब सचिन पायलट जी को एसओजी का नोटिस आता है और एसओजी के नोटिस के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना ये था कि साहब फोन पे सुना गया कि ये आपस में कोई पार्टी तोड़ने के प्रयास कर रहे थे। तो इसका मतलब उप मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति के फोन टेप हो रहे थे। आप ये देखिए, आपके अंदर अंतर्कलह, अविश्वास इतना ज्यादा है कि उप मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ का फोन टेप हो रहा है। ना केवल पीसीसी चीफ का हुआ है, ऐसे दसों एमएलए हैं जिनका आपने फोन टेप किया। मैं अभी 15 दिन पुरानी बात बताता हूँ। जब सचिन पायलट जी 2 बार दिल्ली गए तो बाकायदा उनके पीछे सीआईडी लगा रखी थी अशोक गहलोत जी ने। क्यों आपको अपने उप मुख्यमंत्री पे पीसीसी चीफ के ऊपर विश्वास नहीं है या सीआईडी उनके पीछे लगा के रखते हैं? सीआईडी का पूरा स्टाफ उनके पीछे लगा के रखते हैं केवल इसलिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कहीं पार्टी तोड़ तो नहीं रहे, कहीं बीजेपी से नहीं मिल रहे। ये आप में इतना अविश्वास है, आप में इतना अंतरकलह है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। आपने अगर क्यों नहीं आप पे सवाल उठे, बताइए ना, क्यों नहीं आप लोगों पर सवाल उठे जब आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि अगर हमें आलाकमान का आदेश हो जाए तो हम 2 दिन में सरकार गिरा दे, हम मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दे, हम राजस्थान की सरकार गिरा दे, क्यों आप लोगों पर सवाल ना उठे? नेहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए एक बार। ये 1 दिन 2 दिन या 15 दिन का घटनाक्रम नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, सचिन पायलट जी 19 महीने से 18 महीने से मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर है और पंचायती राज की मिनिस्टर है। अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठा के देखा जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में सबसे कम पंचायती राज का बजट रहा तो सचिन पायलट जी के कार्यकाल में रहा। क्यों? सचिन पायलट जी पंचायत राज मंत्री है, इसलिए बजट कम दिया जा रहा है। क्या सचिन पायलट जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, इसलिए पीडब्ल्यूडी को बजट कम दिया जा रहा है? केवल इसलिए कि आपको सचिन पायलट जी फोटियां भी नहीं छुआते, आप उनको कहने कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए आपने उनको उनके डिपार्टमेंट के ऊपर काम नहीं करने दीजिए। ये केवल डिपार्टमेंट को बजट देना एक विषय। दूसरी बात, आपने इनके डिपार्टमेंट में जो आईएएस अफसर लगाए वो पूरे टाइम मुखबिरी करते हैं, वो मुख्यमंत्री को रोजाना फीडबैक देते हैं, पूरे टाइम मुखबिरी करते हैं कि आज सचिन पायलट जी ने कौन सी फाइल पे साइन किया, आज सचिन पायलट जी ने किससे फोन पे बात की। भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाने से एक एक करके ठीक है सवाल इस बात को लेकर। हाँ मैं आना चाहूंगा। नहीं, नितिन जी से मेरा एक सवाल है। नितिन जी, अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा? मीडिया के सामने अशोक गहलोत परेड करा चुके हैं विधायकों की, अब आगे क्या? नितिन जी, मीडिया के सामने कोई परेड नहीं हुई है। आप फिर यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, नेहा जी, मीडिया के सामने कोई परेड नहीं है। इन्होंने होटल में पहले तो संख्या बताई हमारे पास 102 है, फिर 1 घंटे बाद कहते हैं 106 है, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं 109 है, जबकि पूरा देश देख रहा है। वीडियो जारी हुआ है गुड़गांव की होटल का सचिन पायलट जी ने, जिसमें 19 एमएलए दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा नाम शक्ल सब दिखाई दे रही है। 19 एमएलए वहां बैठे हैं और उसके अलावा 3 एमएलए वो निर्दलीय जो है उनके संपर्क में है, पूरे उनके साथ में है, जो ना तो अशोक गहलोत जी की बाड़ेबंदी में है ना गुड़गांव में है। आप बताइए 102 और 109 का फिगर कहाँ से लिया अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत जी लगातार ये जो उनके पक्ष में जो विधायक है, बाड़ेबंदी में जो उनके विधायक है, उसके बारे में संख्या के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। आज की तारीख में अशोक गहलोत जी की होटल के अंदर उनके विधायक की संख्या 84 से ज्यादा कतई नहीं है। और अगर अशोक गहलोत जी को लगता है 109 है
तो क्यों इन्होंने राज्यपाल के सामने अशोक गहलोत जी ने मिलकर 104 विधायकों का दावा पेश किया है। 2 विधायक जो है वो अस्पताल में, मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी और दूसरे विधायक। और रही बात बाकी विधायकों की, तो लिखित समर्थन था और कई विधायक उनमें से आना चाहते, पर वहाँ पुलिस का जाब्ता इतना लगा रहा था कि जोर जबरदस्ती करके, प्रेशराइज करके वहाँ पे कई विधायकों को रखा जा रहा है। इस बात पे आप किसने रखा है? जोर जबरदस्ती करके किसने विधायकों को रखा है? भारतीय जनता पार्टी रखेगी और कौन रखेगा? संरक्षण पूरा उन्होंने दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जब भी कोई सरकार के विधायक टॉपअप करते तो आईटीसी भारत कैसे याद आता है गुड़गांव में आने सर में? नहीं तो सर सवाल इस बात का है ना नितिन जी, कि आपके विधायक जोर जबरदस्ती करने से रुक जाते हैं क्या? बच्चे हैं क्या? नहीं बच्चे हैं आपके विधायक? जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जब आप प्रेशराइज करेंगे। एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड रुक जाइए। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार स्थिर है और वापस आपके सामने अगले 2 दिन में विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। आपके विधायक सर आपके विधायक जोर जबरदस्ती करने से रुक जाएंगे क्या? कर रहे हैं जबरदस्ती, बिल्कुल। अगर आप किसी को धमका के रखेंगे, भारी पुलिस का जाब्ता लगा के रखेंगे तो एक एक करके देखिए, ऐसे समझ नहीं आता। एक एक करके बोलिए नितिन जी। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप दूसरे राज्यों में पूरा पावर सेंटर लगा के रखेंगे और दबा के रखेंगे तो बिल्कुल रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे? कई विधायक से निरंतर मैसेजेस पे बात हो रही है। सीएम अगर जोर जबरदस्ती करने से ही सर रुक जा रहे हैं आपके विधायक, तो बाकी के विधायक आपके संपर्क में क्यों हैं? बाकी के विधायक को भी रोक लेते हैं। नेहा जी बहुत जल्दी आप अगले कुछ घंटों में आपके सामने वहां के विधायक आते हुए आपको दिख जाएंगे। और दूसरी बात, सरकार पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे स्थिर सरकार है, कोई आक्षेप वाली बात ही नहीं है। 84 विधायक की जो बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल दम नहीं है, पूर्ण बहुमत है और जितना बहुमत के लिए होना चाहिए संख्या, उससे ज्यादा संख्या में विधायक यहाँ पर है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ नेहा, हमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से इनसे कि अगर आपके पास मान लीजिए 102 या 109 है तो आप फ्लोर टेस्ट से क्यों बचना चाह रहे हैं? सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट कराए। अगर आपके पास 109 है तो आपने बाड़ेबंदी क्यों कर रखी है? सचिन पायलट के बाद नितिन जी एक सवाल ये हो जाता है ना, नहीं ठीक है, मेरा ये सवाल मेरा निरंजन पोद्दार जी से है। निरंजन जी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है राजस्थान में, अगर अशोक गहलोत के पास पूरा बहुमत है तो क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट करा लेते? और अगर सचिन पायलट के पास है जो विधायक, जिस विधायकों का दावा किया जा रहा है कि 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो आगे उनके साथ ही रहेंगे, तो क्यों नहीं वो और आगे का अपनी योजना बनाते कि उन्हें आगे क्या करना है? तो कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को अभी फिलहाल? जी निरंजन जी। जी ऐसा है नेहा जी, मैं इससे पहले आपको 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा। जैसे मैं भी नितिन जी को भी सुन रहा था और मीणा जी को भी सुन रहा था। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए राजनीति के अंदर सदा से ही ये मामला चला है कि जो मेहनत और महत्वाकांक्षा की लड़ाई जो है राजनीति में शुरू से रही है। और जो पंकज मीणा जी बता रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इसके अंदर अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब बुरा दौर चल रहा था उस टाइम सबको पता है कि कल्याण सिंह जी के साथ क्या हुआ था, उमा भारती जी के साथ क्या हुआ, दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना जी के साथ क्या हुआ। और ऐसे ही अनेकों उदाहरण कांग्रेस के हैं, जिसके अंदर जगन मोहन रेड्डी जी आंध्रा के अंदर जो इन्होंने वहां पे भी वही मेहनत और महत्वाकांक्षा की लड़ाई के अंदर जगन मोहन इन्होंने आंध्रा खो दिया। वैसे ही बंगाल के अंदर कोई एक समय था प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी की अदावत थी, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। तो ये वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में बस इसके अंदर थोड़ा सा तालमेल बैठाने में जो है कांग्रेस पार्टी शुरू से जो है मेरे हिसाब से डाउन जारी है। और इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी का जो पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इनका राजनीतिक जो वर्चस्व है वो घटता ही जा रहा है। उसका कारण है इनका केंद्रीय नेतृत्व को समय पे ना जाकर और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा समय पे सही फैसला न लेना। अब आपने जो भविष्य की बात कही, देखिए नेहा जी, मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट जी अभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस से उन्होंने विद्रोह कर ही दिया। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि तीसरी चीज जो निकल करके आती है कि सचिन पायलट जी शायद अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टी, अपना कोई नया संगठन वहां पे बनाए और उस संगठन को खड़ा करें, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पिछले 6 साल के इस हिसाब से गांव-गांव, कस्बे में जाकर के जिस हिसाब से उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित किया है, तो उनके मन में एक हो सकता है आत्मविश्वास हो कि मैं अपना संगठन खड़ा कर दूंगा। और उसका एक उदाहरण नेहा जी आज आपके सामने आ भी रहा होगा। आप ही का
चैनल एटीएन ही दिखा रहा था कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर कस्बे कस्बे के अंदर इस्तीफों का दौर चालू हो गया है और इनकी जो संगठन के जो स्थानीय स्तर के जो संगठन के नेता हैं वो किस तरीके से सचिन पायलट जी के समर्थन में वो इस्तीफा देने पर लगे हुए हैं। हर जिले हर कस्बे से ये सूचनाएं आ रही हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई मेरा अनुमान ये बात कहता है कि अब आगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की राह जो है वो सहज नहीं है। ये सरकार तो सदा मुश्किल में रहेगी। उसके साथ भविष्य के अंदर भी, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कल भी मैं आपके चैनल पे एक बात कह रहा था कि जब जहां तीसरी पार्टी खड़ी हुई है, तीसरी पार्टी ने जन्म लिया है, वहां उसने कांग्रेस का स्थान बना लिया है। मैं इसकी अनेकों राज्यों का इसके अंदर उदाहरण दे सकता हूँ। और कांग्रेस राजस्थान के अंदर अभी इसलिए एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि वहां पे अभी सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही मेन पार्टियां थी, बाकी बहुत निम्न स्तर की पार्टियां थी। और अगर सचिन जी जैसा कोई जमीन से जुड़ा हुआ नेता अगर ऐसा प्रयास करता है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए हो सकता है सचिन जी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में 5-7-10 साल लग जाए, लेकिन कांग्रेस का पतन ठीक है। नितिन जी सर समझ, नितिन जी सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस से ही पार्टी से निकले हुए जो नेता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो नेता अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, क्या नहीं लगता कि वो कांग्रेस को ज्यादा कमजोर करते हैं? और इस तरह के नेता जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं या फिर जो इतनी मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं, वो अगर पार्टी को छोड़ते हैं या फिर आपकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी पार्टी कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस की कमजोरी का क्या कारण है? बिल्कुल, स्थिति अगर ऐसा होता है तो स्थिति तो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, पर कभी भी कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है। आप बार मेरे को लग रहा है बात का जोड़ इस बात से आ रहा है कि पार्टी की जो हाईकमान लीडरशिप है वो रीजनल जो लीडर्स है उनको प्रमोट नहीं करती है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, इसका तो उदाहरण है ना सर, आंध्रा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में एनसीपी को देख लीजिए, आप ममता बनर्जी को देखिए। क्यों इस तरह की नौबत आती है सर? जितने भी लीडरशिप आप उदाहरण खुद दे रहे हैं और जो घटनाएं ये पिछले कुछ महीनों से घट रही है, तो इन सब लीडरशिप को हाईकमान ने पूरा स्नेह दिया है और पूरा सपोर्ट रखा है, जिसके वजह से आज ये लोग इतने अच्छे पोजीशन पे है और इनको इतनी यंग एज में सबको मौका दिया है। तो हाईकमान को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात अपनी महत्वाकांक्षाओं की होती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम पार्टी से बड़े हैं तो उस रूप में पार्टी कमजोर हो रही है, मैं नहीं समझता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो सचिन पायलट है उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, ठीक है। हाईकमांड ने बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करा कि इनसे स्नेह और सपोर्ट रखने में हाथ खींचा हो। आप सबके सामने उदाहरण है कि कितने मौके दिए हैं, कितना आगे बढ़ाया, हमेशा प्रेम दिया, मेहनत उन्होंने नहीं तो वो मौका दिया जिसके हकदार थे सचिन पायलट, जिसके हकदार थे, क्या वो मौका दिया? बिल्कुल मौका दिया। सीएम रहे, आज 6 साल तक पायलट साहब जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। वो 5 साल विधानसभा चुनाव जब हुए तो कड़ी मेहनत किसने की, प्रदर्शन किसने किए, घर घर जाके वोट किसने मांगे, संगठन को मजबूत किसने किया सर, और खीर खाने के लिए किसको बैठा दिया? ऐसा नहीं होता है खीर खाने के लिए किसको बैठा दिए, अपनी अपनी समीकरण होते हैं, हर पार्टी का हर संगठन का समीकरण होता है। तो पायलट साहब का पूरा भविष्य था राजस्थान में, आज नहीं कल वो सीएम बनते। तो एक सीएम की महत्वाकांक्षा के लिए अगर ऐसा है कि आप पार्टी को छोड़ रहे हो या पार्टी को जिसका आप मान मानते हो, जिसके लिए आपने हमेशा स्टेटमेंट दी कि हमारा समय हम आप पार्टी को कुछ देंगे। पंकज जी, महत्वाकांक्षाओं की हम बात कर रहे हैं तो क्या महत्वाकांक्षाएं वाकई हावी होती जा रही है बीजेपी की भी? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं कुछ इस कदर है कि किसी भी तरह से बस हम सरकार बना ले। मध्य प्रदेश में हमने देखा, इससे पहले हमने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से देवेंद्र फडणवीस रातों रात शपथ ले लेते हैं। कर्नाटक का हमारे सामने उदाहरण है, बीएस येदियुरप्पा ने किस तरह से शपथ ले ली, बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो क्या महत्वाकांक्षाएं ये बीजेपी पर भी हावी होती जा रही है कि अब इस तरह का घटनाक्रम राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है? सबसे पहले तो जो आपने जिस प्रकार से मिसाल दी कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, मैं आपको याद दिलाऊं, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने जिनके साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहाँ जनता नहीं, आप मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। क्या महत्वाकांक्षाएं बीजेपी की भी हावी होती जा रही है क्या पंकज जी? नहीं, यहाँ महत्वाकांक्षा का विषय नहीं है, यहाँ इनके आपस में अंतरकलह है।
देखिए, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में शिवसेना का कांग्रेस का गठबंधन, कौन सा गठबंधन है? पंकज जी, आप मुद्दे का जवाब दीजिए ना। आप अंतर करने की क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अंतर करने सबके सामने है। आज तक आपकी स्टेट लीडरशिप कमेटियों का गठन नहीं हुआ है, वसुंधरा राजे का कहीं पे नाम नहीं है, आप क्या अंतर करने की बात कर रहे हैं? निरंजन जी और नेहा जी, आप थोड़ा इनसे गौर फरमाइए इनकी बातों पे। ये बात कर रहे हैं अंतर करने की, तो भारतीय जनता पार्टी में अंतर करने नहीं है क्या? आप लोग आप याद करिए, भारतीय जनता देख लीजिए लाल कृष्ण, आप सेंट्रल लेवल पे चले जाइए, केंद्रीय स्तर पे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्तर देख लीजिए। ये बात कर रहे हैं अंतर करने की, तो यहाँ वसुंधरा राजे जी का नाम नहीं है, कहीं कमेटी का गठन नहीं हुआ है इनके संगठन का। आप इस प्रकार के बेमेल समझौते करते हैं, महत्वाकांक्षा आपकी है, भारतीय जनता पार्टी समझौता। नहीं, जो सवाल मैंने पूछे सर उसका जवाब नहीं दे रहे हो ना पंकज जी। एक सेकंड पंकज जी, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने, बाकी सब चीजें बता दी कि इसके साथ चुनाव लड़ा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। नहीं, मुझे ये नहीं पूछना है। सवाल मेरा इस बात को लेकर है, क्या बीजेपी की भी महत्वाकांक्षाएं हावी होती जा रही है कि जैसे तैसे करके बस सत्ता पर काबिज हुआ जा सके? नेहा जी, पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता से क्यों बौखलाए हुए हैं। मैं आगे बात का जवाब दे रहा हूँ और ये साइमल्टेनियसली लगातार बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जवाब दे दीजिए। कर्नाटक में मैं सुन रहा हूँ। अरे नेहा जी, आप इनको लगातार 5 दिन दे दीजिए, इनको बोलने दीजिए, इनको जी भर के बोलने दीजिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। अगर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपका मेरे से प्रश्न पूछना ठीक है, बात रखिए अपनी। देखिए, कर्नाटक की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीति की कर्नाटक की बात करें तो हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, अपने दम पर लड़ा, हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं था। और गठबंधन नहीं होने के बावजूद जब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने तो पहला दायित्व हमारा था कि नहीं सरकार के अंदर सरकार बनाने का हमारा। वही बात महाराष्ट्र की बात करिए, महाराष्ट्र में कोई भी 2 राजनीतिक दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं लाए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी का पहला दायित्व बना कि नहीं बना सरकार बनाने का आपके अंदर। और आपने क्या किया, आप खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वैचारिक उपजाव का मतभेद है, वैचारिक उपजाव का कोई तालमेल नहीं है और फिर आप सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए, सत्ता की मलाई खाने का लालच किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास में? बहुत अच्छा लगता अगर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी कहती कि आज हमको 4थे नंबर की पार्टी है, हमारे पास विधायक सबसे कम है, हम विपक्ष में बैठेंगे। और आपने क्या तरकीब निकाली? आपने तरकीब निकाली कि हम सबसे कम आगे। नितिन जी, बहुत जल्दी अपनी बात करिए, बहुत जल्दी अपनी बात करिए। होती सत्ता का। मैं मेरी बात रख देता हूँ। ये सिंगल लार्जेस्ट ये होती है। जी, अब आप सुन लीजिए, आपका समय हो गया। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का उदाहरण दे रहे हैं, तो शायद इनको हिस्ट्री भूल गए हैं कि गोवा में और मणिपुर में इन्होंने क्या किया। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी उदाहरण दे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहला आमंत्रण मिलना चाहिए, पहला बुलावा मिलना चाहिए सरकार का दावा पेश करने का, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो प्रचलन पूरे देश में शुरू हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करा है। और ये जो महत्वाकांक्षाओं का बाजार गरम है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। कोरोना के टाइम पे आज 10 लाख केस होने वाले पूरे देश में, और यहाँ पे पूरी तरीके से लगे हुए किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आप मुझे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जो हालात और जो समीकरण फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में, वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि अभी सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो उनको डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब गहलोत के पास पूर्ण रूप से बहुमत है और क्या वो उसे साबित कर देंगे, ये यहाँ पर अहम सवाल बन जाता है। और देखने वाली बात यही होगी कि आखिर अब राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।